नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी हिंदी के। सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आप लोग आखिर हो कैसे, क्या हाल चाल है आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो भी दोस्त हमारे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि यूपी पीसीएस दूर है, फिर भी जानकारी के लिए आप अपना आधा घंटा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो कहीं नहीं जाता, कभी ना कभी काम आता है। स्टार्ट करेंगे। कल जो मैं लेक्चर बना रहा था उसमें एक पॉइंट छूट गया था, इसका नाम है वज्र मुष्टि कलगा। वज्र मुष्टि कलगा क्या है? ये रेसलिंग का एक डिफरेंट फॉर्म है, यानी कि कुश्ती का एक रूप है। ठीक है, और इसमें कन्वेंशनल ग्रैपलिंग टू इंटेल टू जटीज, यानी कि दो फाइटर्स को लड़ाई के लिए आमंत्रित करते हैं या लड़ते हैं, मतलब दो रेसलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसमें। लेकिन पारंपरिक कुश्ती जो होती है, जो कन्वेंशनल कुश्ती है, ठीक है, उससे अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो रेसलर्स होते हैं वो वज्र मुष्टि नकल डस्टर अडॉन्ड विद एक वज्र मुष्टि नामक हथियार का उपयोग करते हैं, जो कि नकल डस्टर यानी कि भुज को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि वज्र मुष्टि, जिसको नकल डस्टर भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं बैटल में जब लड़ने आते हैं। तीसरी चीज़ है कि इसमें जो भी पहलवान है, whosoever draws the blood from the opponent head, जो भी दूसरे के सिर से खून निकाल देता है उसे विजेता घोषित कर जाता है। मतलब जबरदस्त तरीके का है ये। ठीक है, ये तो रोड छाप मार लग रहा है जो साउथ इंडियन मूवीज में होता है कि सर्वर फोड़ दिया। फिर अगला है कि इट इज़ हेल्ड इन द 9 डे ऑफ नवरात्रि एट मसूर पैलेस। जो मैसूर का पैलेस है, जो मैसूर का महल है, ठीक है, वहाँ पर नवरात्रि के 9वें दिन में ये खेला जाता है। ये मेंशन किया गया है सबसे पहले चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय की कृति है, एक मनोसोल्लास। ठीक है, एक सेकंड, मनसोल्लास, मनस धनुल्लास करके बनाया है इसको। ठीक है, मैनुअल ऑफ वॉरफेयर ऑफ किंग सोमेश्वर तीन की जो कृति थी उसमें जो है ये चीज़ मेंशन हुई है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। अभी तक में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनसोल्लास करके एक इनकी कृति है सोमेश्वर तीन की, जो कि आपके चालुक्य वंशी राजा थे, उनमें भी वज्र मुष्टि कलगा जो है वर्णित किया गया है। फिर कहता है कि पुर्तगाली यात्री जो था फर्नेनो नूनीज, जो आपका अच्युत देवराय के जब समय में आया था, अच्युत देवराय जो है जब शासन कर रहे थे, पुर्तगीज़ का ट्रेवलर है, पुर्तगाली ट्रेवलर था, पुर्तगाली यात्री था। इसने सबसे पहले विजयनगर एम्पायर में इस जो तरीका है, इस कुश्ती का रूप, इसको जो है नोटिस किया था, इसको देखा था। ठीक, अब आते हैं चौथे वाले पॉइंट पर, जहाँ से स्टार्ट होता है। इसे आज हम लोग कवर कर लेंगे, और पांचवा टॉपिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल के लेक्चर में आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स इन द न्यूज़, कुछ विशेष स्थल हैं जो कि न्यूज़ में है। इसमें आता है किलाड़ी उत्खनन या किलाड़ी एक्सकवेशन। न्यूज़ में क्यों था? अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो भी आपका पुरातत्ववेत्ता लोग हैं, उन्होंने किलाड़ी, एक तमिलनाडु में जगह पड़ती है, वहाँ पर अनअर्थ किया एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज। क्या अनअर्थ किया? अनअर्थ मतलब होता है खुदाई करके निकाला, ठीक है, या खोज की, मतलब धरती के नीचे से। क्या है? क्रिस्टल क्वार्ट्ज, जो कि वेइंग यूनिट यानी कि भार मापने की एक यूनिट के तरह से संगम युग में जो है यूज़ की जाती थी। संगम काल में जो भार मापने की एक इकाई थी क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी हुई, उसको अभी अभी किलाड़ी से पाया गया है। किलाड़ी एक्सकवेशन साइट के बारे में बात करें कि जहाँ पर उत्खनन क्षेत्र है उसकी बात करें तो वैगई नदी के किनारे वो पड़ता है। किलाड़ी एक छोटा सा गाँव है, ठीक है। फिर एक्सकेवेशन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ASI के द्वारा किया गया, और उसके साथ तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी शामिल था, यानी कि तमिलनाडु का जो पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है वो भी शामिल था। ठीक, तो फिर पूछता है सिग्निफिकेंस क्या है किलाड़ी एक्सकेवेशन की, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों, क्या ऐसा था कि न्यूज़ में आ गया। तो पहली चीज़ कि कॉर्बोरेट द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ जब उत्खनन के द्वारा प्राप्त होती है ना, और उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, तो हम लोग जो भी इतिहास है ना उसको एक प्रामाणिक रूप दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ इस समय में हो रही थी, यानी कि इस काल के जो भी शासक हैं या डायनेस्टीज जो शासन कर रही हैं, ठीक है, उस समय में ये चीज़ होती थी। समझ में है कि यानी कि पुराने समय में आप ये बता सकते हो
कि क्या संबंध रहा है, किस तरह से चीज़ें ग्रो हुई थी। तो इसमें काफ़ी पुराने की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये मिसिंग लिंक जोड़ देता है एक आयरन एज जो लौह युग चल रहा था उसकी और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की, यानी कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की, दोनों के मध्य में एक संबंध बताता है। फिर बताता है अर्बन सेटलमेंट कि वहाँ पर नगरीय बस्तियाँ जो है वो बस चुकी थी किलाड़ी में, ठीक है। ऐसा चीज़ें भी समझ में आती है कि अर्बन सिविलाइजेशन वहाँ पर थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री भी थी, ये भी पता चलता है इससे कि नगरीय सभ्यता भी थी कि भाई नापने तोलने की चीज़ें वहाँ पर मिल गई, ठीक। फिर आता है तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सम ऑफ द पोएट्री फ्रैगमेंट्स फाउंड आर रिटन इन तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो कुछ पोएट्रीज जो मिली हैं वो फ्रैगमेंटेड मतलब कि छिटपुट रूप में मिली है तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो ये भी पता चलता है कि वहाँ पर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट चल रही थी और संगम युग से इसका जो है लिंकेज या संबंध पाया जाता है। संगम एज की बात करें तो आपको पता है कि पीरियड ऑफ एंशियंट तमिलनाडु केरल 6th सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी तक जो है संगम युग का काल माना जाता है। संगम युग को विजयनगर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विजयनगर जो है वो आपका 14th सेंचुरी के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन संगम युग कब है, बिफोर क्राइस्ट में आता है, यानी कि 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। मतलब ईसा के जन्म से 600 साल पहले से 300 साल पहले तक एग्जिस्टेंस था, वो काफ़ी पुराना है। जबकि जो आपका आता है संगम सुलुव तुलुव अराविडू, वो आपके ये 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की आसपास की घटना है, ठीक है, जिसमें आप कृष्णदेवराय और बाकी लोगों को पढ़ते हैं। इसमें जो संगम वंश है ना, बेसिकली वो संगम जो हरिहर और बुक्का व्यक्ति थे, जो 14वीं शताब्दी वाला मैं बता रहा हूँ, इनके पिताजी के नाम पे इसको संगम युग रखा गया। और वो जो संगम था वो संगम बेस था, जैसे वहाँ पर कुछ पोएट्स होते थे जिनके ग्रंथों को रखा जाता था, तो उनके मिलने को जो है संगम कहा जाता था। अभी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि संगम अब इसमें रेफर किया जाता था जो असेंबलीज होती थी या गैदरिंग जो होती थी, कि इनकी जो सभाएं होती थीं किनकी, विद्वानों की और पोएट्स की, कवियों की, इनको संगम नाम दिया गया। अब इनका सोशल क्लासिफिकेशन जो है संगम पोएट्स के तरह से किया गया। इनका जो सामाजिक वर्गीकरण है इनके वर्ण का, उसको जो है संगम कवियों के तरह से किया गया, ठीक। फिर ये बिलीव किया जाता था कि 3 संगम टोटल हुए थे। जैसे फर्स्ट, मतलब इसको इस तरह से मैंने याद किया था, मदुरई कपाटपुरम मदुरई, ठीक है। तो इसमें लिख देता है कि पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा जो है कपाटपुरम में हुआ था। तो नोट डाउन करेंगे ये पॉइंट कि 3 संगम कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है ना। इसको जो हेड किए थे क्रमशः वो अगस्त्य नकीरर किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब जो मदुरई वाला था उसको अगस्त्य किए, फिर कपाटपुरम वाला फिर अगस्त किए, और फिर तीसरा जो पड़ा आपका मदुरई का उसको आपका नक्कीरर ने किया। फिर इसमें आता है वट्टा किरुतल। वट्टा किरुतल क्या है, एक तमिल रिचुअल या तमिल जो है आपका वो होता था, व्रत होता था, रिचुअल होता था, परंपरा थी कि फास्टिंग टिल डेथ। तो वट्टा किरुतल ये आप याद रख लेंगे कि ऐसे पूछ सकता है कि संगम युग में प्रचलित वट्टा किरुतल क्या था। तो वट्टा किरुतल जैसे संलेखना विधि होती है ना, संलेखना विधि जो होती है उसमें आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर को छोड़ा। तो संलेखना विधि में खाना पीना छोड़ देते हैं, जैनों में चलती है ये विधि, और उस तरीके से शरीर जो है धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर डेथ हो जाती है आपकी। तो सेम वही चीज़ है, वट्टा किरुतल उस समय चलता था तमिल रिचुअल में। उसमें फास्टिंग टिल डेथ करना रहता था कि तब तक व्रत करना है जब तक मृत्यु ना हो जाए। और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड भी था, मतलब काफ़ी फैला हुआ भी था ये विधि जो है। फिर लिटरेचर की बात करें तो कई सारी लिटरेचर है, जैसे कि तोलकाप्पियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तोलकाप्पियम अर्लीस्ट भी है, मतलब पुरानी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। फिर आता है एत्तु तोक्के और फिर आता है पत्तू पत्तू, ठीक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा, मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटरेचर भी। फिर ट्विन एपिक किसको कहते हैं, मतलब जुड़वा महाकाव्य किसको कहते हैं, तो शिल्पाधिकारम को कहते हैं और मणिमेखलाई को कहते हैं। इसका भी नाम आपने सुन रखा होगा, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई। एक बार मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि शिल्पाधिकारम जो है वो शायद अलांगो अदिगल ने लिखा था और मणिमेखलाई जो है वो शीतलई सत्यनार ने लिखा था। एक बार ही इसको चेक करिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि सही होगा। तो चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है किलाड़ी उत्खनन या किलाड़ी एक्सकवेशन के बारे में थी। नेक्स्ट आता है आपका अदर संगम एज साइट रिलेटेड न्यूज़। जो भी संगमकालीन स्थल है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, जैसे पोरपनाई कोट्टाई एक आता है, पोरपनाई कोट्टाई। पोरपनाई कोट्टाई क्या है, गोल्ड स्टड है, स्टड जो कानून में पहना जाता है, ठीक है। और अ बोन पॉइंट एंड अ
कार्नेलियन बीड बिलोंग टू द संगम एज। कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कार्नेलियन बीड मिली है, बोन पॉइंट मिला है और गोल्ड स्टड मिला है। तो इसको एक्सकेवेट किया गया है, इसकी जो है पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया। तो ये आपका पोरपनई कोट्टाई में मिला हुआ है, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। एक्सकेवेशन साइट जो है इंडिकेट करती है कुछ बरियल साइट को, मतलब कुछ जो शवाधान स्थल हैं उनके बारे में बताती है। उसके बाद फोर्ट स्थल यानी कि फोर्ट एरिया के बारे में बताती है, दुर्ग क्षेत्र के बारे में बताती है, जो सिग्निफाइज करता है, शो करता है साइन ऑफ वाटर बॉडीज इनसाइड द साइट, जो कि बताता है कि यहाँ पर पानी या जल संरक्षण के केंद्र रहे होंगे या वाटर बॉडीज के जल निकायों के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। फिर कहता है द डिस्कवरी ऑफ बोन पॉइंट टूल इंडिकेट वीविंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर वीवर्स रहते थे, जुलाहे रहते थे, जो बुनकर होते हैं वो रहते थे, क्योंकि ये जो बोन पॉइंट है, जैसे सिलाई होती है ना, वो जिससे माताएं जो है स्वेटर बुनती हैं, ठीक है, तो उसी तरह का जो है वहाँ पर कुछ बोन पॉइंट मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि वेविंग इंडस्ट्री रही होगी, तो बुनाई उद्योग का स्थल रहा होगा। ठीक है, नाम याद रखेंगे पोरपनई कोट्टाई। ठीक, अगला आता है आपका जो पॉइंट, इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आदि चन्नलूर। तो आदि चन्नलूर जो है एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, किस चीज़ का, इसको जो है फाउंडेशन लेड, स्टोन लेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूजियम इन आदि चन्नलूर, वन ऑफ द 5 साइट्स डिक्लेयर टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स इन यूनियन बजट। प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में इसको विकसित करने वाले हैं। यूनियन बजट में 5 स्थलों को जो है विकसित करना था, जिसमें आदि चन्नलूर को भी चुना गया है। ये यूनियन बजट 2020-21 की बात कर रहा है। ठीक है, तो है क्या इतना इंपॉर्टेंट आदि चन्नलूर, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि अदर साइट्स जो 4 हैं वो है, एक राखीगढ़ी है, एक हस्तिनापुर यूपी का है, फिर एक धोलावीरा है और एक शिवसागर है। ठीक है, आपको बताना है कि धोलावीरा से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, वो क्या है। वैसे तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है धोलावीरा में, एक चीज़ बताओ मुझे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है। ठीक है ना, मतलब धरती के नीचे कुछ ऐसा स्टोरेज टाइप का कुछ मिला हुआ है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आदि चन्नलूर जो है आयरन एज की बरियल साइट है, मतलब कि लौह युग की जो है शवाधान उसमें मिलते हैं, और ये तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तामिरवरणी नदी के किनारे। ठीक, तो याद रखना जो आदि चन्नलूर है वो क्या है, 5 जगहें जो है आइकॉनिक स्टेट बनाने के लिए आपका चुनी गई थी, आइकॉनिक साइट बनाने के लिए यूनियन बजट 2020-21 में, जिसमें से एक आदि चन्नलूर है, और ये कहाँ पर है आपका, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, और तामिरवरणी नदी के किनारे है। आदि चन्नलूर का और भी शोकेस होता है मेगालिथिक कल्चर में, मतलब जो आपका, तो ये महापाषाण संस्कृति को भी दिखाता है, मेगालिथिक कल्चर को भी दिखाता है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि खुदाई में मिलते हैं, जो कि 467 BCE के आसपास के हैं, मतलब ईसा पूर्व 467 के हैं, और उसमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे कि मिलेट और पैडी मिलता है, मतलब मोटे अनाज मिलते हैं मिलेट्स का मतलब, और पैडी मतलब धान मिलते हैं। ठीक है, जिनका भी जो डेट है वो 665 BCE का है, मतलब ईसा पूर्व 665 का है। ये सब अनअर्थड होते हैं, मतलब कि अर्थ के नीचे से मिलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बंदरगाह है, जैसे कोरकई एंशियन सीपोर्ट जो था, नाम याद रखेंगे, ये मेंशन किया गया है संगम लिटरेचर में, ये इसके पास है आदि चन्नलूर। ठीक है, तो आदि चन्नलूर के पास स्थित कौन सा बंदरगाह है, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछता है तो कोरकई है। तो ये भी पॉइंट नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है कि आदि चन्नलूर के पास कोरकई बंदरगाह था। अगर अदर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें जो कि न्यूज़ में थी, उसमें आता है जूना खटिया स्थल। अब जूना खटिया स्थल है क्या कि 2018 में एक बार यहाँ पर खोजा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता जिनको कह सकते हैं, उनके द्वारा, और अभी जो है 500 ग्रेव्स खोजी जा चुकी हैं टिल नाउ। ठीक है, तो जूना खटिया जो है अर्ली हड़प्पा बरियल साइट है, मतलब कि हड़प्पा पूर्व जो भी दफनाने वाली शवाधान वाली इलाका है, ठीक है, या समाधि स्थल है, जो कि लखपत तालुका में स्थित है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल है। एक पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा यूपी PCS के लिए खासकर कि सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो उसका नाम है आपका जूना खटिया स्थल, जिसमें सिंस 2018 से ही 500 से प्लस जो है ग्रेव्स या शवाधान खोजे जा चुके हैं। अगर अदर हड़प्पन साइट की बात करें गुजरात में, तो एक है लोथल, जहाँ से आपका डॉकयार्ड मिलता है, फिर है सुरकोटदा, ठीक है,
और आपका है धोलावीरा। तो धोलावीरा मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या मिलता है, तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ स्टेडियम मिला था, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वाटर स्टोरेज टैंक मिले थे ज़मीन के नीचे। ठीक है, फिर आता है मेजर फाइंडिंग्स, और भी कुछ बात की जाए प्रमुख निष्कर्षों की, तो जो भी बरियल स्ट्रक्चर है, समाज संरचनाएं हैं, वो बनाई गई हैं ड्रेस्ड सैंडस्टोन, यानी कि परिष्कृत बलुआ पत्थर से, एंड द मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेक्टेंगुलर इन प्लान फॉलोड बाई ओवल और सर्कुलर वन। मतलब कि अधिकतर संरचनाओं की जो योजनाएं हैं वो आयताकार हैं, कुछ उसमें से अंडाकार या गोलाकार योजना में भी निर्मित है। पेंटिंग की बात की जाए तो रिजर्व स्लिपवेयर जार पर चित्रकारी की विशेषता देखी जाती है, रिजर्व स्लिपवेयर जार पर। ठीक है, हिंदी में भी यही है, रिजर्व स्लिपवेयर जार ही इसका नाम है। ठीक, रिजर्व स्लिपवेयर जार। ठीक है, फिर अगला जो एक प्लेस है उसका नाम है चेब्रोलू। तो चेब्रोलू है कहाँ पर? तो चेब्रोलू जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में आता है। ये गुंटूर के जिले में एक जगह है जहाँ पर इस कस्बे में बहुत सारे मंदिर देखे जाते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ टेम्पल्स लिखता है, तो बहुत सारे क्लस्टर में टेम्पल देखे जाते हैं, मंदिर देखे जाते हैं। ईस्टर्न चालुक्य, वेलांती चोड और काकतीय पोटाराजुलू पेरिस आदि राजवंश ने शासन किया था। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका चालुक्य इंपॉर्टेंट हो गए, काकतीय इंपॉर्टेंट हो गए, बाकी वहाँ की लोकल डायनेस्टीज हैं तो उसको ज़्यादा नहीं, लेकिन चेब्रोलू से अगर पूछता है तो चालुक्य और काकतीय जो है वो रिलेट होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, नाम लिखा हुआ है, जैसे चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर मंदिर, भीमेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, आदिकेशव मंदिर, ये सब वहाँ पर मेजर टेम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करती है कि कौन कौन बनवाया, तो बात करेंगे कि लॉर्ड ब्रह्मा को जो समर्पित है चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर मंदिर, वो मिडिल ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब के बीच में स्थित है और ब्रह्मा को समर्पित है। दूसरा भीमेश्वर मंदिर, तो इसका ईस्टर्न चालुक्य किंग चालुक्य भीम ने कराया था 9वीं शताब्दी के आसपास में। 2 मंजिला मंदिर है, इट्स ए 2 स्टोरी टेम्पल, 2 मंजिला मंदिर है, एक विशाल शिवलिंग भी विद्यमान है, ह्यूज शिवलिंग इज प्लेस देयर। ठीक, फिर आता है नागेश्वर स्वामी मंदिर, तो ये शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का है, इसको छोड़ देंगे, ऊपर के दोनों पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर आता है आदिकेशव मंदिर, तो ये चोलन शैली, ये चोलन स्टाइल में बना हुआ आर्किटेक्ट है, डेडिकेट करता है लॉर्ड विष्णु को। ये चीज़ भी नोट करेंगे कि चोल शैली में बना हुआ है, आदिकेशव नाम है, लेकिन लॉर्ड विष्णु को निरूपित करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पास पिलर्स हैं आउटसाइड दैट हैव स्टैंडिंग लायंस, जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा की आकृति निर्मित है। अभी तक में जो भी हमने पढ़ा उसमें जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसका वेटेज मैं सबसे ज़्यादा देता हूँ। स्टार मार्क करेंगे इसको 4.3.3, जिसका नाम है मेनहीर। मेनहीर स्थित कहाँ पर है, सबसे पहले समझ लेना है कि तेलंगाना में स्थित है, और तेलंगाना के मुदुमल गांव में मेनहीर जो है यूनेस्को की मांग कर रहे हैं वहाँ के जो भी विलेजर्स हैं, वहाँ के जो गाँव वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है मेनहीर एट मुदुमल विलेज इन तेलंगाना। सबसे पहली बात ये हुई कि मेनहीर स्थित कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। क्या है, तो ये एक तरह का मीजोलिथिक का पत्थर है, जैसा कि आपने एक जगह और देखा होगा, इसी तरह के पत्थर बड़े गाड़े गए हैं। ये आपके जो पत्थर गाड़े गए हैं ये बरीड पे गाड़े गए हैं, मतलब कि जो भी शव होते थे उनको दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थर गाड़े गए हैं, और पत्थर इस तरह से गाड़े गए हैं कि जो सूर्य है ना, जब वो अपनी मतलब पृथ्वी जब परिक्रमा करते हुए सूर्य की विशेष विशेष स्थितियों में सूर्य आता है, और सूर्य भी जब ऊपर से नीचे तक जाता है, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक जब वो अपना फ्लो होता है, तो उस स्थिति में ये पत्थर जो है विशेष समय दिखाते हैं। मतलब कि सपोज करो कि इक्विनॉक्स दिखा दिया कि जब दोनों मतलब कि दिन और रात बराबर है, जिसको विषु, और दूसरा चीज संक्रांति दिखा दिया, सॉलिस्टिस दिखा दिया। ठीक है, तो एक बार देख लेते क्या कहता है कि मेनहीर आर अपराइट स्टोन्स, एक सीधे खड़े पत्थर हैं फ्रॉम मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक पीरियड के मतलब महापाषाण काल के, और जनरली दे इरेक्टेड अबव द बरियल साइट, बरियल साइट के ऊपर खड़े हैं, यानी कि शवाधानों के ऊपर लगाए गए हैं, एज अ बरियल साइट, एज ए मेमोरी या मेमोरियल, मतलब उसकी याद में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, अगर सर्वेक्षणकर्ताओं की बात माने तो इनका जो मेनहीर है वो डिजिग्नेट किए गए हैं इस तरह से कि दे अलाइन विद द सन ऑन पर्टिकुलर डेज, वो सूर्य की स्थिति के साथ ही क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में छाया बना सकें इस तरह से, जैसे कि इक्विनॉक्सेस पर, जिसको विषु बोल रहे हैं, और संक्रांति यानी कि सॉलिस्टिस पर।
ये क्लॉक और कैलेंडर की तरह से भी यूज किए जाते थे, मतलब घड़ियों की तरह से भी यूज किया जाते थे और कैलेंडर की तरह से भी यूज किए जाते थे। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताता है कि वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ मेनहिर्स, ये साउथ ईस्ट एशिया में यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़े क्लस्टर हैं ये मेनहिर्स, और ये इतने पुराने हैं, लगभग लगभग इनकी डेटिंग करते हैं 3500 साल पुराने हैं ये, ठीक है। लोकली इनको निवलू रल्लू भी कहा जाता है, तो ये दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तेलंगाना में स्थित निवलू रल्लू क्या है, ठीक है, एक डांस फॉर्म है, एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, या फिर कोई मार्शल आर्ट की विधि है, या फिर मेगालिथिक में जो पत्थर स्टोन खड़े किए गए हैं वो है, तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर इस तरह से बना दिया जाए मास्टर के द्वारा, ठीक। अब हम लोग अगला जो करेंगे उसका नाम है तोपीकल्लू या हैट स्टोन। ये टॉपिक देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हैट स्टोन नाम दिया गया है, तो स्थित है ये केरल के मप्पुलर में, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक हैट स्टोन है ये नागापरंबा में है, नियर तुरुनवाया मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, ठीक है। यानी कि तुरुनवाया एक जगह है, उसके निकट नागापरंबा में बड़ी संख्या में ये मेगालिथिक या महापाषाण कालीय जो है हैट स्टोन पाए जाते हैं केरल के मल्लपुरम में। बेसिकली याद कर लो कि केरल में है, ठीक है क्या सेम वही चीज़ है। एक नदी है वहाँ पर भारतपुझा रिवर, उसके नज़दीक में पाया जा रहा है, जो मनकरम की भूमि माना जाता है उसे। 12 वर्षों में एक बार जो है वहाँ पर शासक जो है भव्य सभा करते थे कि लैंड ऑफ एंशियंट मनकरम ग्रैंडली असेंबली ऑफ रूलर्स हेल्ड वंस इन 12 ईयर्स, वहाँ पर ग्रेट असेंबली करते थे। और ये जो हैट स्टोन है ये बेसिकली उसी तरह की चीज़ें हैं जैसे मेगालिथिक पीरियड में जो बरियल अर्न्स होती थी ना, यानी कि जो शवाधान है उसको ढकने के लिए ऐसे, ठीक है, अर्धचंद्राकार टाइप का हेमी स्फेरिकल टाइप का लेटराइट स्टोन बनाते थे, ठीक है। यूज़ किया जाता था एज ए लिड ऑन बरियल अर्न्स, ठीक है, मतलब जो भी शवाधान थे उनके कलश को ढकने के लिए इस तरह से बनाते थे। अगला आता है सुंदरगढ़ का प्राकृतिक मेहराब। ये जान लेते हैं कि है कहाँ। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जीएसआई ने प्रपोज किया है कि डिक्लेयर कर दो सुंदरगढ़ के नेचुरल आर्क इन कनिका रेंज ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन उड़ीसा में, ठीक है, जिसको जियो हेरिटेज साइट अभी घोषित करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है। हिंदी में बता दे रहा हूँ कि भू विरासत स्थल के रूप में भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने के लिए सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब की बात की जा रही है, और उड़ीसा ने सुंदरगढ़ वन विभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है। फिर आता है कि जो आर्क है वो 12 मीटर की हाइट का है लगभग, और लोअर मिडिल जुरासिक एज का है, मतलब काफ़ी पुराना है, निम्न मध्य जुरासिक काल के आसपास का है। और ऐसा माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य 2 प्राकृतिक मेहराब, एक मिलता है तिरुमाला पहाड़ियों में, तिरुमाला हिल्स इन तिरुपति, और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा 2 मेहराब और हैं, लगभग लगभग कितने का बता रहा है, 12 मीटर के आसपास का मेहराब है, ठीक। फिर आता है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ क्यों अभी न्यूज़ में था कि भूमाफियाओं ने दुर्गीकृत प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ की दीवारों के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। तो कह रहा है कि लैंड माफियाज हैव डैमेज द पोर्शन ऑफ ए वॉल ऑफ ए फोर्टिफाइड एंशियंट सिटी शिशुपालगढ़। तो एक जगह थी उसका भूमाफियाओं ने यानी कि लैंड माफियाज ने एक दीवार है उसका ख़राब कर दिया है। शिशुपालगढ़ के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी पुरानी साइट है, 7 to 6 सेंचुरी BC की है, 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। कलिंग राजवंश की कभी राजधानी हुआ करती थी, सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द कलिंग किंगडम, तो कलिंग राजवंश की राजधानी थी। फोर्टिफिकेशन जो उसका हुआ था यानी कि जो दुर्गीकरण हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 4 to 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। किंग खारवेल जो है इसको फिर से रिपेयर करवाए थे, याद रखना है। फिर प्राचीन संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा इट वाज डिक्लेयर्ड सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, इसको जो है केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। तो मैं बता रहा था कि रिपेयर जो हुआ था वो लगभग 2100 साल पहले हुआ था। इट वाज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर शेप, जो इसका शेप था, मतलब जो इसको बनाया गया, इसकी संरचना और योजना जो है वर्गाकार रूप में है, और इट वाज सराउंडेड बाय डिफेंसिव वॉल्स, और इसमें सुरक्षात्मक दीवारें या प्राचीरें भी हैं। इट वॉज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, ये जो है व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था पुराने समय में, एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय में। इट वॉज डिक्लेयर्ड द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, यानी कि 1904 के जो सेंट्रली प्रिजर्वेशन एक्ट है, मैंने बताया भी हूँ अभी आपको कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये बोलता है प्राचीन स्मारक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्राचीन स्मारक
संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा जो है केंद्रीय स्तर पर जो है संरक्षित स्मारक है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। फिर आता है बैकुला रेलवे स्टेशन, जिसको भैकुला भी बोलते हैं कभी कभी। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीत चुका है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की श्रेणी में, यानी कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार इसने जीता है। नोट डाउन करेंगे, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इसने जीता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार। एशिया का 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है और एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। इसके अलावा मतलब जो भैकुला या बैकुला रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम जीत चुका है। स्टेप्स वेल ऑफ गोलकुंडा का जो सीढ़ीदार कुआं है वो जीत चुका है, या बावड़ियों के लिए जो जाता है। फिर डोम कोंडा किला है तेलंगाना में, ठीक है, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में 2022 में इनाम मिल चुका है। सिंस 2000 अवार्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव इन कंजर्विंग द रिस्टोरिंग हेरिटेज ऑफ द रीजन। कह रहा है कि वर्ष 2000 से इस पुरस्कार का उद्देश्य ये रहा है कि सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्रों के संरक्षण या उनकी पुनर्बहाली के प्रयास में लगे व्यक्ति या संस्था तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी को सम्मानित करता है। तो आपको समझ में आ गया कि भैकुला रेलवे स्टेशन को एक अवार्ड मिला है, यूनेस्को के द्वारा स्पॉन्सर है वो अवार्ड। फिर आता है विस्लिंग विलेज, कोंगथोंग विलेज। देखिए कोंगथोंग विलेज जो है वो आपके पूर्वी खासी में पड़ता है, मेघालय के आसपास का है, ठीक है, पूर्वी खासी के पहाड़ी के आसपास का विलेज है। यहाँ पर लिखा हुआ है विस्लिंग विलेज क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका एक यूनिक ट्रेडिशन होता है जिसको आप बोलते हैं जिंगर वाई लवबी, ठीक है ना, लवबाई भी बोल सकते हैं, ठीक। तो जिंगरबाई लवबाई जो है इसकी एक परंपरा है, मतलब कि लोग एक दूसरे से सीटी के द्वारा जो है बातचीत करते हैं। ट्रेडिशन अंडर विच मदर क्रिएट्स अ ट्यून फॉर देयर न्यू बॉर्न्स, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं नए, उनके लिए जो है एक सीटी या धुन की निकाली जाती है, विस्लिंग की जाती है। दीज ट्यून्स आर ऑफन यूज्ड एज नेम्स, और वो उनके नाम रखे जाते हैं उस बेसिस पे कि कोई नाम ऐसे बजाया तो फ्यूंग नाम रख दिया उसका, ठीक है। कोंगथोंग पीपल बिलोंग टू सेंग खासी ट्राइब एंड स्पीक खासी लैंग्वेज। ये लोग सेंग खासी प्रजाति से आते हैं, सेंग खासी जाति से आते हैं, और क्या बोलते हैं, खासी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, जिंगरबाई का अगर मान लीजिए आपसे मतलब पूछता है तो उसका होता है वंश की प्रथम महिला का सॉन्ग, ठीक है ना। कह रहा है कि मीनिंग द सॉन्ग ऑफ ए क्लैन फर्स्ट वीमेन, यानी कि वंश की प्रथम महिला का गीत। फिर आता है पर्सनालिटीज़, तो पांचवा चैप्टर भी कोशिश करते हैं कि आज कवर कर लिया जाए। पर्सनालिटीज़ में सबसे पहला है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो है, रिसेंटली स्टैचू ऑफ मिहिर भोज वॉज अनवील्ड इन कैथल हरियाणा। तो कैथल हरियाणा में मिहिर भोज का स्टैचू यानी कि प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। फिर कहता है मिहिर भोज थे कौन, तो प्रोमिनेंट राजा थे, आपके रूलर थे 9वीं सेंचुरी के आसपास के, 9वीं शताब्दी के आसपास के, प्रतिहार डायनेस्टी के, प्रतिहार के राजा थे ये मिहिर भोज। इन्होंने सक्सीड किया था रामभद्र को 836 एडी में, यानी कि 836 में इनके पिताजी को इन्होंने सक्सीड किया था, मतलब उनकी जगह पर आए थे। इन्होंने अडॉप्ट किया था कुछ टाइटल, यानी कि कुछ उपाधियां ली थी, जैसे आदि वराह की टाइटल ली थी, ठीक है। इसका मतलब होता है डिवोटी ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु के भक्त। ऑल्सो कुछ क्वाइन भी चलाए हिजेरा में, फीचर टर्म आदिवराह। इनके समय में जो क्वाइंस चलती थी, सिक्के, उस पर भी आदिवराह के सिंबल वेम्बल बने रहते थे। अरब मर्चेंट सुलेमान जो है डिस्क्राइब करता है ग्रेटेस्ट गुर्जर प्रतिहार एम्परर, कि मिहिर भोज जो थे सबसे बहुत भयानक या सबसे क्या बोलेंगे, सबसे प्रतापी राजा थे। ऐसा कौन बताता है, सुलेमान, जो इनके समय में आया, कहाँ का था, अरब का था। तो ये सारे पॉइंट नोट करते रहेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ तो जरूर नोट करेंगे। फिर कह रहा है कि ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, ये संरक्षक भी थे आर्ट के, यानी कि कला के, लिटरेचर यानी कि साहित्य के। पोएट राजशेखर एडोन हिज कोर्ट, यानी कि जो राजशेखर थे, फिर नोट करेंगे किसके उसमें बैठते थे, तो राजशेखर अडॉर्न करते थे, सुशोभित करते थे इनके जो भी दरबार था उसको, ठीक है। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन देखेंगे मिहिर भोज का, तो रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड द प्रतिहार एम्पायर थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी। तो लड़ाइयों के द्वारा और डिप्लोमेसी के द्वारा, ठीक है, ये क्या किए, अपने जो राज्य है उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, जो है उसको सजाते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, फिर से नया बनाते हैं, ठीक है। वेरियस इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं एट वराह, दौलतपुर, कहला, पेशवा,
पहेवा इत्यादि जगहों पर। ये इंडिकेट करता है कि हिज कंट्रोल ओवर मालवा, राजपूताना, मध्य प्रदेश इत्यादि जगहों पर। ठीक, तो दिखा रहा है कि ये गुर्जर प्रतिहार का जो एरिया है ये पूरा, ये इस एरिया में पूरा जो है कवर कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर बात आती है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी जो है मेंशन करती है एक्सपेंस ऑफ हिज एम्पायर एट टू कश्मीर इन द नॉर्थ। कहती है राज तरंगिणी कि इन्होंने जो है कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर तक जो है किया। हालांकि इसमें फोटो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूं जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कौन बताता है? कल्हड़ की राज तरंगिणी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है ट्राई पैट्रियट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष आपने कई बार पढ़ा भी होगा। जैसे कन्नौज के लिए जो युद्ध हो रहा था उसमें पाल जो थे आपका वो पूर्व साइड से, फिर राष्ट्रकूट थे आपके डेक्कन की तरफ से। ठीक है, ही फॉट विद द पाल किंग देवपाल, और ये देवपाल के साथ लड़ाई किया। बाद में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ग्वालियर प्रशस्ति में ऐसा वर्णित है कि भोज ने डिफीट कर दिया द सन ऑफ देवपाल, देवपाल के सन को। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन, उनके काल में क्या होता था कि अमोघ वर्ष और कृष्ण टू जो है राष्ट्रकूट के जो किंग थे वो रूल करते थे, वो शासन करते थे कन्नौज पर। भोज ने कैप्चर कर लिया था कन्नौज को राष्ट्रकूटों से और एक्सटेंड कर दिया था अपने एम्पायर को नर्मदा रिवर तक। ठीक है, तो ये नीचे के 2-3 पॉइंट ट्राईपैट्रियट स्ट्रगल वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार का एक बारी चार्ट भी बना हुआ है, वो देख लेते हैं कि 730 से 1036 एडी तक या क्राइस्ट एरा तक, मतलब कि ईस्वी तक जो है शासन किया इन्होंने। इसमें प्रोमिनेंट रूलर्स हुए कई सारे, जो है प्रख्यात जो शासक हुए उसमें आपका नागभट्ट आता है जो कि फाउंडर था। नाम याद रखेंगे, नागभट्ट फाउंडर था। ठीक है, फिर वत्सराज था, फिर नागभट्ट टू था, मिहिर भोज था, मिहिर भोज की बात हो रही थी, महेंद्रपाल था और जसपाल था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जसपाल जो है वो लास्ट रूलर था। मेजर सिटीज़ की बात करें तो उज्जैन जो है इनका कैपिटल ऑफ वत्सराज था, और कन्नौज जो है कैपिटल सिटी थी मिहिर भोज की, और फिर बाद में बाद के राजाओं की। ठीक, तो वत्सराज की जो है उज्जैन थी। लिटरेरी रिकॉर्ड की बात करें, साहित्यिक इनके जो संकलन है उनकी बात करें तो होल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन द्वितीय का इनके समय में पाया जाता है, और ट्रेवलॉग्स जो है वैनसांग के वो भी देखे जाते हैं, और हर्षचरित बाणभट्ट का भी इनके समकालीन था। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इनके प्रशासन की बात करें तो किंग ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां जो है वो धारण करते थे। जैसे परमेश्वर की उपाधि धारण किया, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया। कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यानी कि मंत्रिपरिषद का कोई इसमें प्रमाण जो है नहीं मिलता है, कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रेफरेंस इनके काल में नहीं मिलता है। स्टेट जो है वो डिवाइड होता था आपका भुक्तीज़ में, भुक्ती फिर डिवाइड होती थी मंडलम में, और मंडल डिवाइड होते थे सिटीज़ में और फिर विलेज में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि भुक्ती, मंडल, शहर और गांव। ठीक, जो विलेज थे वो लोकली एडमिनिस्ट्रेड थे, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जो आपके गांव हुआ करते थे वो क्या होते थे? स्थानीय प्रशासन था उसमें। ठीक है, फिर आता है सोशियो रिलीजियस कंडीशन पर कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो प्रिवेलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम चलता था, इंटरकास्ट मैरिज चलती थी, पॉलीगैमी ऑफ रॉयल एंड रिच क्लासेस में चलता था, बहुविवाह चलता था। पॉलीगैमी, गैमी जो वर्ड होता है वो गेम से बनता है, उसके मतलब होता है कि शादी, और पॉली मतलब बहुत सारा, तो बहुविवाह का प्रथा चलता था। दिस वॉज द एज ऑफ प्रोग्रेस फॉर द ब्राह्मणिकल रिलीजियस ओवर द वैष्णव, शैव, शक्ति एंड सूर्य बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स। तो ये जो है प्रोग्रेस थी आपका ब्राह्मणिकल रिलीजियस की, कि ब्राह्मणवाद का जो ब्राह्मण धर्म है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। वो क्रमशः ऐसे देखा जा सकता है कि वैष्णव सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फिर शैव हैं, फिर शक्ति हैं, सूर्य हैं, ये सब जो है प्रोमिनेंट सेक्ट यानी कि जाने माने उस समय संप्रदाय होते थे। आइडल वर्शिप चलती थी, मूर्ति पूजा चलती थी, यज्ञ चलता था, और चैरिटी दिए जाते थे रिलीजियस प्लेसेस पे, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, मतलब देखा जाता था। अगला आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि कला और साहित्य इनका स्थापत्य कैसा था, कला और स्थापत्य कैसा था। तो रूलर्स जो थे, जो शासक थे इस डायनेस्टी के, वो ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ आर्ट थे, मतलब कला के संरक्षक हुआ करते थे। स्थापत्य और लिटरेचर यानी कि साहित्य और स्थापत्य के भी आपके संरक्षक हुआ करते थे। नोटेबल स्कल्पचर अगर बात की जाए इस पीरियड में तो विश्वरूप फ्रॉम विष्णु, मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, फीमेल फिगर
सुरसुंदरी इत्यादि चीज़ें जो यहाँ से देखने को मिलती हैं स्कल्पचर के रूप में। क्या क्या मिलता है? विश्वरूप मिलता है विष्णु का, शिव और पार्वती का विवाह, और फीमेल फिगर मिलता है सुरसुंदरी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर वर्क की बात की जाए इस डायनेस्टी के, तो ओशियन मिलता है, ओसियन जिसको बोल सकते हैं। ये मॉडर्न डे जयपुर में स्थित राजस्थान में है, जिसमें कि हरिहरा टेम्पल है जो कि महामारू स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, हरिहर टेम्पल जो है महामारू स्टाइल में बनाया गया है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। अर्ली वर्क देखा जाए ओसियन आल्सो पोर्ट्रे पंचायतन स्टाइल, पंचायतन शैली में भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। और तेली का मंदिर जो मैं कल बता रहा था, तेली का मंदिर जो है ग्वालियर में, वो डेडिकेट है शक्ति कल्ट को, यानी कि शक्ति संप्रदाय को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विंग लार्ज स्केल वर्क ऑफ द डायनेस्टी, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया है। किसने? तो मिहिर भोज के शासनकाल में ही बना हुआ है। इट वॉज द बिल्ड ड्यूरिंग द मिहिर भोज। ठीक है, जब आप जाओगे तेली के मंदिर के बाहर, जब मैं घूमने गया था, तो वहाँ पर जो है आपको एक मिलेगा भी कि वहाँ जो तेल के व्यापारी थे ना, उनके द्वारा चंदा इकट्ठा करके उस तेली का मंदिर को बनाया गया। जैसे आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो जो राजा भोज है ना, वो कोई और नहीं मिहिर भोज ही है। और वो जो गंगू तेली की बात करता है, हो सकता है कि वो तेली समूह का मुखिया हो। ये मैं अपने ओर से कहानी बता रहा हूँ आपको, बट मुझे जो लगता है कि ऐसा ही कुछ रहा होगा। और वो साउथ स्टाइल में बना हुआ है। इसमें एक चीज़ नहीं दी हुई है कि ये किस में बना हुआ है, तो ये आपके द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। जरूर जाइए ग्वालियर एक बारी घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी खूबसूरत है सब कुछ। डायनेस्टी एंड हो जाती है 1036 ईस्वी में, और क्विक सक्सेसर आते हैं। फैमिली फ्यूडस के नाते हो जाता है कि जो फैमिली में सामंतवादी प्रथाएं चलती हैं। कुछ टर्किक अटैक भी आते हैं, कुछ तुर्क से आक्रमण होता है, और पाल एडवांसेज इन द ईस्ट, और जो पाल वंश था वो ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में थोड़े से आगे की ओर विस्तार करते हैं, तो इसलिए भी ये सब खत्म हो जाती है इनकी डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उसमें है संत मीराबाई। तो मीराबाई को लगभग सबने सुना होगा, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत तेज़ी से स्किप करेंगे। संत मीराबाई कहाँ से रिलेट करती हैं? तो मथुरा से रिलेट करती हैं। ठीक है, कहाँ भक्ति संत थी हैं, 1498 से 1546 तक होती हैं। डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा थी, मेवाड़ की प्रिंसेस थी, ये याद रखना है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम यशोदा था। ठीक है, फिर इनकी शादी होती है राणा भोजराज से, और आपको पता है कि जहर का प्याला पीती है, हमेशा कृष्ण की भक्ति करती रहती हैं एक मूर्ति में। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी कि जहर का प्याला पीने के बाद भी बच जाती हैं। कहती हैं कि इनको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। मेजर वर्क में देखते हैं कि सेलिब्रेट करती हैं पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये पोएटेस बन गई थी। ठीक, उसके बाद फिर मीराबाई की पोयम जो है ब्रज लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। कुछ पोइट्री कलेक्शंस हैं इनके, जिसमें से कि राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, ये सब चीज़ें नोट करेंगे। तुरंत पेन उठाइए और नोट करना शुरू करिए। गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग और गरबा गीत। ठीक है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी रॉबर्ट ब्लाई के द्वारा जो है और जेन हेरिसफील्ड के द्वारा जो है कन्वर्ट की गई, जिसमें मीराबाई स्कैटिक पोएम्स थी। ठीक है, फिर भक्तमाल डिस्क्राइब करता है बायोग्राफी ऑफ मीराबाई, ये गुरु नाभादास के द्वारा लिखा गया है। तो भक्तमाल आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, तो नाभादास के द्वारा लिखा गया है, नाभादास के द्वारा लिखा गया। इसमें मीराबाई की बायोग्राफी है, मीराबाई की जीवनी है। ओके, फिर कहती हैं कि ये जो है संत रविदास की शिष्या बनी थी, जिनको जो है ऐसे कास्ट से जो बेचारे बिलोंग करते थे, जिसको अनटचेबल कहा जाता है। ठीक है, उस समय एक्चुअली ये जो निचले तबके होते थे ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टाइप में से जो सेक्ट बांटा गया वैदिक परंपरा के अंतर्गत, उसमें जो निचले तबके होते थे, उसमें से आपका शायद क्या बोलते हैं कि इनका नाम है रविदास जी आते थे, संत रविदास। और इनका एक काफ़ी फेमस कोट है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इनको जो है शायद ये बुनकर थे या जूते सीते थे शायद, तो अनटचेबल कैटेगरी में भी आते थे, उनकी शिष्या रही हैं ये। इनके सॉन्ग जो है ओपनली चैलेंज करते थे नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट को। अपर कास्ट के जो भी बंधन थे या नॉर्म्स थे, जो शर्तें थी, उनको डायरेक्टली चैलेंज करते थे। भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें तो अगला देख लेते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती देख रहे हैं ये फोटो। ठीक है, थोड़ा बहुत पहचान जाइए। लेकिन रानी दुर्गावती से पहले जो मैंने बोला था कि ये भक्ति मूवमेंट जो है वो देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था आपका साउथ इंडिया में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में चला।
इसमें जो संत थे वो विश्वास करते थे इक्वलिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन, मतलब जो भी मनुष्य हैं उनके इक्वलिटी पे। ठीक है, आगे बात करता है डिसरिगार्डिंग कास्ट सिस्टम या डिस्टिंक्शन। ये इस समय जो कास्ट होता था यानी कि जो जाति होती थी उसको डिस्टिंक्ट कर देते थे, मतलब नहीं देखते थे। भक्ति मूवमेंट डिफरेंट रीजन में किस तरह से चला, जैसे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में किस तरह से चला। ये अलवर संत जो थे, जो कि विष्णु को अपना देवता मानते थे या डिवोटी थे उनके द्वारा और नयनार के द्वारा चलाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कल मैंने एक अलवर संत का नाम बताया था जो महिला थी, उसका क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। दे कनेक्टेड विद मास थ्रू यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, वो अपनी स्थानीय भाषा बोलते थे और लोकल लैंग्वेज के साथ जो है जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके साथ कनेक्ट करते थे। नयनार जो है वो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा होते थे, भगवान शिव के भक्त होते थे जो नयनार हैं। ये 63 थे नंबर में, और फेमस संत जो उसमें थे उसमें अप्पर थे, सुंदरर थे, तिरुनगंगा थे, संबंदर थे और मैनेज कवचकर थे। अलवर की बात करें तो अलवर संत जो होते थे वो डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु के भक्त होते थे, जो कि 12 थे नंबर में, जिसमें से कुछ फेमस या प्रसिद्ध संतों का नाम है नम्मलवार, तिरुमंगई, अलवर, अंदाल और पेरिलवार। तो अंदाल का नाम जो है थोड़ा सा सोचिए, मैंने बताया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये डिवोशनल सॉन्ग गाते थे, कुछ देवी देवताओं वाले भक्तिमय सॉन्ग गाते थे, और डिवोशनल सॉन्ग अंदल, जो अंदल के सॉन्ग थे उनको आपका बोलते थे थिरुपवई। और अलवर जो है सॉन्ग्स कंपाइल करते थे दिव्य प्रभाधाम के नाम से। तो दिव्य प्रबंधन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये कौन करता था, अलवर करते थे। बात आती है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की, मतलब मध्य और उत्तर भारत की। तो साउथ भक्ति मूवमेंट जो है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में 13वीं शताब्दी के आसपास में आ गया, और देखा गया कि एक नई वेव या नया उफान जो है भक्ति आंदोलन का नॉर्थ में, उत्तर भारत में आया। जो भक्ति ट्रेडिशन था वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बंटता है, 2 मुख्य शाखाओं में बंटता है। पहला होता है शगुन और दूसरा होता है निर्गुण। शगुन वो होते थे जो वर्शिप ऑफ गॉड करते थे विथ एट्रीब्यूट्स और फॉर्म, मतलब सगुण, मतलब कि मानते थे कि भगवान जो का कोई रूप है। निर्गुण कहते थे वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब ये कहते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निर्गुण शाखा वाले इस तरह से मानते थे कि भगवान निरूपम है, कोई रूप नहीं है। फिर एग्जाम्पल है जैसे तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि लोग, जैसे ये किसको पूजती थी, तो ये कृष्ण भगवान को डायरेक्टली पूजती थी, मतलब उनकी मूर्ति पूजा कर रही हैं। तुलसीदास भी इसी तरह से जो है भगवान राम के बारे में पूरा कुछ लिखे हुए रामचरितमानस, तो कहीं ना कहीं उस तरह का प्रतिरूप मान करके बात करते हैं। जबकि निर्गुण शाखा में आओगे तो कबीरदास, जिन्होंने सब कुछ लिखा लेकिन कोई निर्गुण रूप से भगवान को मान रहे हैं, गुरु नानक देव इत्यादि लोग। महाराष्ट्र में आओगे तो 13 से 17 सेंचुरी के आसपास, 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के आसपास ये आपका भक्ति मूवमेंट चलता है। महाराष्ट्र ने देखा बहुत सारे संत और पोइट को जिन्होंने मराठी लैंग्वेज में अपने कंपोजिशन दी, मतलब काव्य का संकलन किया। अगर फोकस करो विट्ठल के ऊपर, जो कि भगवान विष्णु के ही एक रूप है, विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर और फॉलोड वाकरी ट्रेडिशन। तो रिलीजन फोकस जो होता था वो विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर जो है उसके ऊपर फोकस होता था, रीजन। ठीक है, और दूसरा जो, सॉरी रिलीजन नहीं, रीजन और क्षेत्र जो था, और दूसरा वारकरी ट्रेडिशन। तो ठीक है, दोनों चीज़ आपको लगभग समझ में आएगी कि विट्ठल टेम्पल जो पंढरपुर का था वो एक तरह से केंद्र हुआ करता था, और जो दूसरा है ये वारकरी संप्रदाय को फॉलो करते थे। फेमस संत जो हुए वो कौन कौन से हुए, ज्ञानेश्वर हुए पहले, नामदेव हुए, एकनाथ हुए, तुकाराम हुए। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज्ञान एक तुकाराम। ठीक है, ज्ञान एक तुकाराम की तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान मतलब ज्ञानेश्वर, ना से नामदेव, एक से एकनाथ और तुकाराम से तुकाराम। इसके साथ साथ सखूबाई और फैमिली ऑफ चोखा मेला। ठीक है, सखूबाई जैसी महिलाएं चोखा मेला परिवार का भी इसके साथ साथ शामिल था। चोखा मेला भी महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, उन्होंने कई सारे अभंगों की रचना की है। ठीक है ना, बिलोंग्स टू द अनटचेबल महार कास्ट, तो महार कास्ट के आते थे ये जो संत थे, पोइट जो थे, रिजेक्ट करते थे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स को, जो भी परंपराएं होती थी ना
उनको ये क्या करते थे, दरकिनार करते थे। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पेटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, और ये कहते थे कि जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं जन्म के आधार पर समझी जाने वाली, ठीक है, या अस्पृश्य समझे जाने वाली, उनको ये किनारे करते थे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के जन्म के आधार पर जो सामाजिक भेदभाव था उसका भी ये खंडन करते थे। बात करें ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन करेंगे इसको, तुरंत से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने लोगों का नाम था वो लगभग आप लोग जानते हैं, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे वहाँ पर आपका जो चलता था वो नौ वैष्णव मूवमेंट चल रहा था असम में, ठीक है। ये किसके अंडर में चल रहा था, तो एक संत थे जिनका नाम था शंकर देव, ठीक है। तो शंकर देव के नेतृत्व में नियो वैष्णवियाइट चल रहा था, ठीक ना। तो नौ वैष्णववाद वहाँ पर चल रहा था असम के क्षेत्र में। दूसरा है चैतन्य महाप्रभु, तो ये डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे, भगवान कृष्ण के ये क्या थे, भक्त थे। वॉज अ सेंट फ्रॉम बंगाल, तो ये बंगाल से बिलोंग करते थे। उन्होंने पॉपुलराइज किया संकीर्तन, तो इन्होंने पॉपुलराइज किया संकीर्तन, ठीक है ना, जो कि आपको पता होगा कि यूनेस्को की ICH में भी शामिल है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल है संकीर्तन। और ये भगवान का नाम लेते थे, मतलब पब्लिक सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, कि भगवान का नाम राम राम हरे हरे जैसे आप सुनते होंगे, ठीक ना। और तो इस तरह का रामकृष्ण का गाना जो देखते हैं आप, उस तरह की चीज़ें संकीर्तन में आती हैं। अगला है रानी दुर्गावती, देख लेता हूँ इसमें कितना पॉइंट बचा है, उसी हिसाब से इस लेक्चर को जो है आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी पॉइंट बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 5.2.9 की बात कर रहा है, तो काफ़ी लेक्चर्स बचे हुए हैं, मतलब काफ़ी पॉइंट है। तो अब बाकी जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। रानी दुर्गावती हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जो भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ उसको एक बारी कस के 1.25x फॉरवर्ड करके या 1.5x पर जो है आप लोग एक बारी देख लीजिए और खुद से रीड आउट कर लीजिए। ये कोई भी जैसे कल्चर हो गया, या जब प्लेलिस्ट बन जाती हैं, या फिर एनवायरनमेंट हो गया, अगर मैंने 10 घंटे के या 9 घंटे के लेक्चर्स लिए हैं, आप एक बारी वो लेक्चर ले लो और फिर 2-3 घंटा केवल रीडिंग में दे दो, पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप चाहोगे तो एक वीक में सारी की सारी PT 365 खत्म हो सकती है। बिलीव मी, ये कोई मैं बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।